हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि हमेशा एक बात कही जाती है और ये बात कही जाती है कि देखिए, जिस तरीका से हमारा जो समाज है वो बदलता है, उस तरीका से हमारी जो सरकारें हैं उनके कानून अपडेट नहीं हो पाते। और ये एक मायने में बात बिल्कुल सही भी है कि जो सरकारें हैं वो उसके बाद कानून बनाती हैं जब उस तरीका की घटनाएं होने लगती हैं, यानी कि घटनाएं होती हैं उसके बाद कानून बनता है। लेकिन लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत के अंदर आपने देखा कि भारत की जो सरकार है वो डीप फेक पर उन्होंने डिजिटल स्ट्राइक की है। अब अपराध तो हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अपराध की संख्या इतनी ज्यादा हुई हो उसके बाद कानून लाए हों। यानी कि अब प्रोएक्टिव हो गई है भारत की सरकार, और भारत की सरकार ने डीप फेक पर की है डिजिटल स्ट्राइक। और ये जो डिजिटल स्ट्राइक की है इसके अंदर सारा कुछ बदल करके रख दिया है। देखिए, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्या वास्तव में ये बात यही यहीं तक सीमित थी कि सरकारें जो है वो बैक चलती हैं, ये इसके पीछे कोई और भी रीजन थे? इसके पीछे अलग से रीजन थे, और रीजन क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर जो थे, यानी कि जितनी भी इंटरनेट की सेवाएं प्रोवाइडर जो हैं वो आते हैं अमेरिका या फिर विकसित देशों से। यानी कि ऐसे देशों से आती हैं ये एमएनसीज जहां पर भारत जैसे जो देश थे पहले, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, उनकी ज्यादा बातें सुनी नहीं जाती थी। यानी कि जो एमएनसीज थी उन देशों को आकर के ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो यहां पर आई हो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का से। अब वो जो है अपनी दादागिरी और विकल्प थे नहीं, तो इसीलिए सब कार्य जो है होते थे और उनकी मनमानी होती थी और सरकारें जो है ज्यादा कानून बना नहीं पाती थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब भारत जैसा जो देश है एक आर्थिक रूप से महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, और भारत के पास आप जानते हैं कि लगभग 712 ट्रिलियन डॉलर का 712 बिलियन डॉलर के जो है वो फॉरेक्स हमारे पास है, यानी कि जो फॉरेक्स है वो हमारे पास है। और भारत के पास में एक स्टेबल जो है पॉलिटिकल सिस्टम भी है। अब हमारे जो नियम है और सिस्टम भी बदल चुका है बिल्कुल, तो अब हमारे नियम इन एमएनसीज को मानने पड़ते हैं, बस ये भी बदल गया है। और एक प्रोएक्टिव तो है ही सरकार, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये दो बातें बदल चुकी हैं। आइए देखते हैं कि ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं अब ये पहले से कैसे बदली हैं, और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एग्जाम तो छोड़िए, हमारे जो जीवन है एक सामान्य नागरिक के लिए, जो जागरूक नागरिक है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन। देखिए, भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी 2026 से नई आईटी नियम लागू कर रही है, विशेष रूप से एआई जनित जो सिंथेटिक सूचना है। देखिए, ये शब्द पहली बार आया है, सिंथेटिक सूचना। यानी कि जो सिंथेटिक सूचना है उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एआई के द्वारा जारी जनरेट की गई हो, या तो वो टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, या वॉइस के रूप में हो सकती है, या फिर एक विजुअल्स के रूप में हो सकती है। इन सभी को क्या माना है उन्होंने? सिंथेटिक सूचना माना है। और इन्होंने बता दिया कि देखिए, जो भी आपका वीडियो है या जो भी आप जनरेट कर रहे हैं उसके 10% सरफेस पर, यानी कि अगर 1619 का है तो उसके 10% पर आपको एक लोगो देना पड़ेगा कि देखिए ये जो वीडियो है ये किससे जनित है, यानी कि ये एआई जनरेटेड है। इस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया है। आगे देखेंगे सारे रूल इसके अंदर क्या क्या हुए हैं। एक सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि पहले जो 36 घंटे का जो नियम था उसमें 92% की कटौती करके मात्र 3 घंटे का। यानी कि ये है कि अगर किसी भी, पहले क्या होता था, और भी इसके अंदर एक बदलाव है कि पहले टेक डाउन करने के लिए, जैसे मैंने कोई कंटेंट है उसको सरकार को हटवाना है तो उसके लिए 36 घंटे का टाइम लेती थी एमएनसी, तब जाकर के उसको हटाती थी। लेकिन अब जो है 3 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और शर्त जोड़ दी है, और यह है कि अब शिकायत सरकार नहीं करेगी, शिकायत अब यूजर भी नहीं करेगा। अब जो भी एमएनसीज हैं, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो खुद देखेगा कि ये जो कंटेंट है ये हमारी जो सर्विसेज है या हमारी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उनको वायलेट कर रहा है, और वो अपने आप टेक डाउन कर देंगे। इसको नहीं आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। देखिए, आगे मैं आपको समझा भी दूंगा। तो ये दो जो बातें हैं ये स्पष्ट होगी। एक तो एआई के लिए लेबलिंग हो गई है, और जो समय है वो हो गया है, और जो जिम्मेवारी है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डाल दी है। बार बार शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इससे निकल कर आता है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। यानी कि अब जो कंपनियां हैं उनको प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जैसे ही कंटेंट डाला जाता है, अगर उनके मानक जो हैं उन पर अगर नहीं आते तो उनको हटाना पड़ेगा। भारत के अंदर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर तो या सर्विस जो देने वाली कंपनी है, सबको मिला लिया जाए सबको, तो ये 50 लाख के अप्रोक्सीमेट है, जिनको हम बोलते हैं एसएसएमआई। यानी कि इन जो ये मध्यस्थ जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ये जो एक तो होता है हम जो सर्विस ले रहे हैं,
एक है सर्विस प्रोवाइडर, एक है जो उसको जनरेट कर रहा है। उनके बीच में जो मध्यस्थ होते हैं, अब डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उनको ही क्या बनाया गया है, कस्टोडियन बनाया गया है। यानी कि जिम्मेवार कौन होंगे, ये मध्यस्थ जिम्मेवार होंगे, और ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपकी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। और जैसे ही डेटा जाएगा, अगर वो वायलेट कर रहा है तो 3 घंटे के अंदर बिना शर्त के, यानी कि पहले क्या थी, शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब शिकायत नहीं करनी, वो खुद ही अपनी ओर से प्रो एक्शन लेंगे और इसको हटा देंगे। पहले अगर आप देखेंगे तो 36 घंटा लेते थे, लेकिन क्या करनी पड़ती थी, उसके लिए सरकार को जो है शिकायत करनी होती थी। अब एक है लेबलिंग, पहले ये लेबलिंग अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब 10% जो एरिया है उसके ऊपर लेबल करना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। तीसरा जो है वो है मॉनिटरिंग मोड, पहले नोटिस देना पड़ता था, उसके बाद मॉनिटरिंग शुरू होती थी कि ये कंटेंट उनकी जो पॉलिसी उसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब क्या है, अब प्रोएक्टिव, यानी कि बिना शिकायत के अगर कर रहा है तो वो उसको टेक डाउन करेंगे। आ रही है ना, समझ में आ जाएगी। देखिए आप, देखिए पारदर्शिता और डिजिटल सुरक्षा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल सिक्योरिटी, इससे होगा क्या, देखिए आप जानते होंगे कि किस प्रकार का जो है महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, या बहुत सारे लोगों को लेकर के उनकी जो अभद्र तरीका की जो वीडियो है वो इंटरनेट पर तैरती रहती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरती रहती हैं, और वो इसको हटाने के लिए उनके पास किसी तरीका का कोई विकल्प नहीं होता। अब इससे होगा क्या, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ये सारे के सारे आप जो कंपनी है वो पहले ही अगर किसी भी तरीका का वो अश्लीलता फैला रहे हो उसको टेक डाउन करेगा। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो भी मैं भूल गया हूं, वो है कि वो नियम है कि आप किसी की भी इमेज का, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए या फिर कोई भी अंबानी हो गए, कोई बड़े लोग हो गए, आप बिना उनकी अनुमति के उनकी जो पिक्चर्स हैं उनको डिस्टॉर्ट करके यूज नहीं कर सकते, मतलब उनको विकृत करके या किसी तरीका का अश्लील तरीका से उनका जो पिक्चर है अब बिना उनकी अनुमति के उसका यूज नहीं कर सकते। ये भी इसके अंदर जोड़ा गया है। अनिवार्य एआई लेबलिंग, जो स्वरूप बता दिया कि 10% करना ही पड़ेगा। आगे देखना, डिजिटल डीएनए, इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा, जैसे कि मानो कोई वीडियो पोस्ट की गई है या कोई भी टेक्स्ट पोस्ट किया गया है, तो उसमें क्या होता है कि डेटा को अगर जैसे पोस्ट किया गया, अगर उसी के साथ उसका डेटा क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, तो डिजिटल फुटप्रिंट्स पता चल जाएंगे। देखो आपको मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि हर तरीका के लोग वीडियो देखते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब ये होता है कि अभी क्या है कि मानो टेलीग्राम पे वीडियो डाल दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, तो उसका सोर्स क्या है पता नहीं चलेगा, नहीं समझे। लेकिन जैसे ही हम डेटा को एम्बेडिंग कर देंगे, डेटा का जो जहां से डाला है उसी के साथ उसका डेटा जो है जोड़ दिया जाएगा। जब भी अगर पता चलेगा कि ये वीडियो सबसे पहले किसने डाली थी, तो डेटा एम्बेडिंग होने के बाद में पता चल जाएगा कि अच्छा इसका मूल सोर्स जो है ये व्यक्ति है, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो अभी तक ये बड़ी समस्या थी, तो ये भी जो है हो गया है कि जो स्रोत है और जो उसका तिथि वगैरह, निर्माता, सब पता चल जाएगा किससे, डेटा यानी कि मेटा डेटा एम्बेडिंग से। ये समझ लेना, बस इतना साधारण भाषा में समझा रहा हूं, आपको आ जाएगा समझ में। डिजिटल छल का अंत, भारत की जो डिजिटल छल क्या है, वही है कि वीडियो कोई भी अपलोड कर देता था, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन अब जो डेटा एम्बेडिंग जो है, यानी कि जो मेटा डेटा के साथ उसको एम्बेड करा जाएगा, उसकी तिथि, उसके जो लोकेशन सब उसके अंदर आ जाएगी, जब भी पता लेना होगा कि मूल वीडियो जो है कहां से अपलोड की गई है। अब देखना, डीप फेक, एआई और नए आईटी नियम जो है उनका विश्लेषण मैं आपको यहां बताने वाला हूं। 20 फरवरी से लागू हो जाएंगे, और इस तरीका के जो नियम है ये, इसके साथ में थोड़ी सी चिंता भी जताई जा रही है। दूसरी चिंता ये जताई जा रही है कि वास्तव में सरकार की जो निगरानी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी लोगों के ऊपर, और जो हमारा आर्टिकल 21 है जहां पर स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 है, यानी कि जो स्वतंत्रता है उस पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जो सरकार की जो नजर है वो लगातार बनेगी। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है इसको भी देखना पड़ेगा कि मध्यम मार्ग, यानी कि एक तरीका से इतना लूज भी नहीं होना चाहिए जैसा ब्रिटेन का, और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए जैसा कि चाइना का। इनके मध्य का जो मार्ग है वही होना चाहिए कि लोगों का जो है सर्वाइलेंस ना हो, और साथ ही साथ जो है लोगों की जो सुरक्षा है, क्योंकि देखो अगर सर्वाइलेंस नहीं होगा तो कभी भी जो सिक्योरिटी वो कंप्रोमाइज हो पाएगी। क्लियर, तो सरकार को ये तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना ना हो कि उनकी जो अपनी प्राइवेसी है वही भंग हो जाए। तो ये इस तरीका के कंसर्न है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पोस्ट ट्रुथ का युग जो है वो जाता रहा है, देखना ही, विश्वास करना नहीं है। हम उस दौर में हैं जहां तकनीक के पास जो है वो इतना हो चुकी है कि आपको असली क्या है, नकली क्या है, पता ही नहीं चलता। यानी कि आज की दुनिया में ये हो गया है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें आपको लगभग ये मानिए कि ये असली है या एआई जनरेटेड है, इसमें भी जो है अलग अलग कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो ये दुनिया इस तरीका की जो आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आंखों देखा ही सत्य हो, ये भी झूठ हो सकता है। कानों का भ्रम भी हो सकता है कि मेरी आवाज हो सकता है कि ये एआई जनरेटेड हो, मेरी आवाज बिल्कुल एआई जनरेट कर सकती है। आपने देखा होगा
होगा कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सुधीर चौधरी या बहुत सारे जो एंकर हैं पॉपुलर, उनकी आवाज में वीडियो डालते हैं। तो आप सोचिए कि इस तरीका का जो है ये भी बड़ी समस्या है। सामाजिक अराजकता, जब समाज सत्य और झूठ में फर्क नहीं पाता तो उससे जन्म होता है अनार्की यानी कि अराजकता का। यानी कि किसी ने किसी भी तरीका का माध्यम, सपोज करो कि कोई योगी जी की या फिर मोदी जी की जो भाषा के अंदर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कोई तरीका का वीडियो बना दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक तरीका से अराजकता हो जाएगी। तो ये जो है बड़ी समस्या है। सिंथेटिक, जैसे मैंने बताया है शुरू में, सिंथेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जो इसके अंदर बता दिया गया है, ये है ऐसी सूचना जिसे कंप्यूटर रिसोर्स द्वारा यानी कि एलोग्रामेटिक यानी कि एक तरीका से एलोग्रिथमेटिकली यानी कि एक ऐसी सूचना जिसे कंप्यूटर रिसोर्स द्वारा जनरेट किया गया है। ऐसी सूचना को उन्होंने बोला है क्या, उन्होंने बोला है सिंथेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये जो सिंथेटिक इंफॉर्मेशन है यही है कि जो किसी के द्वारा एआई का प्रयोग करके जो है जनरेट की गई है। तकनीकी रूप से जो है तटस्थ होगी, टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रल, मल्टी मॉडल स्कोप, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ये सब कवर किए जा रहे हैं। और इसके जो ऑथेंटिसिटी सेंटर है वो भी देखा जाएगा कि भाई ये कहाँ से आया है वीडियो, ये सारा कुछ है। ये पहली बार है जब भारतीय कानूनों में सत्य के भ्रम को विधिक चुनौती जो है दी गई है। ये भी पहली बार हुआ है कि इस तरीका का जो मसले हैं उनसे कैसे सुलटा जाए। जैसे मैंने बताया है कि पहले जो है ये एसएमआई, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, मतलब मध्यस्थ जो होते थे, बुनियादी अनुपालन करते थे, ज्यादा उनके ऊपर रोकथाम थी नहीं, उपयोगकर्ता जो है शिकायत करता था, उसके बाद जो है जाकर के कार्रवाई होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब जो है वो खुद ही उनके ऊपर जिम्मेवारी है, जैसे शुरू में बताया मैंने कि वो खुद ही इसको देखेंगे कि भाई ये जो कंटेंट है ये पॉलिसी को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पूरी तरीके से कस्टोडियन बना दिया है। सक्रिय निगरानी और त्वरित कार्रवाई, यानी कि आप शिकायत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे। डिजिटल डीएनए और पारदर्शिता के मानक, यानी कि डिजिटल डीएनए और पारदर्शिता का मानक क्या है, जो डेटा एम्बेडेड कर, यानी कि मेटा डेटा एम्बेडेड करा गया है, उससे ये हो जाएगा कि प्रमाणित हो जाएगा वीडियो जो है डाली कहां से गई है, किसके द्वारा अपलोड की गई है, यानी कि सोर्स क्या है इसका ये पता चल जाएगा। एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट लेवल, जो शुरू में बता दिया, एक अमिट छाप, यानी कि जो डिजिटल फुटप्रिंटिंग जो है वो आ जाएगी डेटा, मेटा डेटा को इसके साथ एम्बेडेड करने से। और एक है लेवल को हटाना दंडनीय, बताया गया है कि अगर मानो किसी कंपनी ने तो 10% कर दिया भाई 10% एरिया पर, लेकिन किसी ने अगर उसको जो है क्या कर दिया, किसी के सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको जो है वहां से हटा दिया, ये क्या है, एक अपराध है। अब एआई कंटेंट जो है छिपा नहीं सकते, तो बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि देखिए ये सच्चे का नहीं है, ये झूठे का है, इसीलिए रिकॉग्नाइज करने के लिए। आगे प्रकाश की गति बनाम कानून की गति, 3 घंटे का अल्टीमेटम। आप सोचिए कि जिस तरीका से मैंने शुरू में बताया था कि माना यह जाता था कि देखिए सरकारें जब जागती हैं, कानून इतने पीछे बनते हैं कि जब तक वो अपराध हो चुका होता है, लेकिन प्रोएक्टिव जो है इसी तरीका से बनाया गया है कि जिस तरीका से, यानी कि स्पीड, लाइट की स्पीड से जिस तरीका से अपराध होते हैं, उसी तरीका से अब हमने कानूनों को भी बदलना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। विश्व की सबसे सख्त टाइमलाइन जो दी गई है लगभग 3 घंटा की, जिससे हमारी जो डिजिटल सॉवरेनिटी है ये बिल्कुल जो है हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ कंसर्न मैंने बताया है, कंसर्न क्या है कि वही सर्वाइलेंस का खतरा है। ऑटोमेटेड डिटेक्शन होगा, मतलब ये कंटेंट है मैंने बता दिया ना कि पॉलिसी को वायलेट करेगा तो ऑटोमेटिक डिटेंशन, इसका डिटेक्शन हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई ये कंटेंट जो वायलेट कर रहा है। उसके द्वारा क्या होगा, अवैध एआई कंटेंट का जो है क्या है, अपलोड होने से पहले ही उसको क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर अपलोड होने से ही उसको रोक दिया जाएगा। क्लियर है, आगे देखेंगे। डिजिटल लक्ष्मण रेखा, डिजिटल लक्ष्मण रेखा क्या है, एक तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि बच्चों से संबंधित कोई भी तरीका का जो कंटेंट है अगर वो आपने डाला है तो बिल्कुल आप जो है फंस सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का जो उल्लंघन करता हो अगर कोई वीडियो है तब भी आप फंस सकते हैं। नॉन कंसेंसुअल इंटरमिटेंट इमेज, जैसे मैंने बताया कि किसी का भी जो चित्र है उसको आप जो है बिना उनके अनुमति के डिस्टॉर्ट करके यूज नहीं कर सकते। डिजिटल छद्म वेश, यानी कि किसी का रूप धारण करके, यानी कि अपना फेस स्वैप कर देना किसी के फेस पे और उसके बाद जो है उनसे किसी भी तरीका का छद्म यानी कि छल करना, यह भी अपराध की श्रेणी में है। अब यूरोप के अंदर जैसे मैंने बताया कि एकदम लूज है, यानी कि एआई एक्ट ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। अगर वहीं इसी तरीका से देखेंगे अमेरिका का थोड़ा सा टाइट है, यूरोप का तो बिल्कुल लूज है, अमेरिका का थोड़ा टाइट है, लेकिन चीन का जो है बहुत ज्यादा सख्त है। तो हमें क्या करना है, वही मध्यम मार्ग, ना तो ज्यादा टाइट हो ना तो ज्यादा लूज हो, यानी कि ऐसा भी ना हो कि उसका होना ना होना बराबर ही हो जाए और ऐसा भी ना हो कि लोगों की जो अपनी स्वतंत्रता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है जो कि सरकार ने ध्यान रखा है।
अब वही है कि भारत का जो मॉडल है सबसे व्यापक और भविष्य उन्मुखी है, यानी कि ये जो कानून बनाया गया है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये तो आप मान सकते हैं इसको। डिजिटल डार्विनवाद का अंत हो चुका है। डार्विनवाद आप समझ रहे हैं ना, यानी कि वो नहीं है कि पहले कोई अपराध हो जाएगा फिर कानून बनेंगे धीरे धीरे, तब तक वो एकदम आउटडेटेड हो चुका होगा। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना है, तुरंत, यानी कि अपराध होना शुरू हुआ या लगा सरकार को, तुरंत कानून बनाओ उसके लिए। आगे देखना, इससे बताया सरकार ने कि जो चुनाव की अखंडता है वो बिल्कुल जो है वो इंटैक्ट रह पाएगी, उसको मैनिपुलेट करना अब जो है बहुत मुश्किल है। आगे है महिलाओं की गरिमा, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि जो महिला है उनकी बिल्कुल गलत तरीका की जो पिक्चर है उनको यूज करके जो है उनकी अपनी मर्यादा का हनन करना, ये गलत है। आगे देखेंगे, एक है विश्वास की बहाली, यानी कि ट्रस्ट रेस्टोरेशन होगा। असली और नकली का जो भेद है, जैसे कि 10% की लेवलिंग वगैरह, ये सारे के सारे उसी विश्वास को जगाते हैं। और डिजिटल डार्विनवाद वही है जो मैंने आपको बताया कि वही लेट लतीफ कानून लाना जब तक वो बिल्कुल ही खराब हो जाए। क्या हम सुरक्षा की वेदी पर स्वतंत्रता की बलि दे रहे हैं? देखो बात वही है कि अगर सुरक्षित रहना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जो सुरक्षा, जो स्वतंत्रता है उसको तो त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए इसको छुमंतर नहीं है कि भाई सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कुछ तो देखेंगी ना, जो डिटेक्ट करेंगी, तो भाई वहां पर आप समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो चलेगा। लेकिन बात वही है कि अति हटाव, यानी कि ओवर रिमूवल, क्या व्यंग्य और आलोचना भी जो है, क्या सरकार इस पर भी तो ऐसा नहीं है कि सरकार की अगर आलोचना करी तो वो भी जो है लगातार रिमूव किया जाए, ये भी खतरा है। आगे देखना कि इस तरीका का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीका से हो जाएगा कि बायस हो जाए, यानी कि किसी भी तरीका से अगर आप किसी आलोचना कर रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति की तो वो तुरंत जो उसे डिटेक्ट करके रिमूव कर दे, ये भी खतरा है। आगे आएगा क्रियान्वयन, यानी कि इंप्लीमेंटेशन, क्या पुलिस जो है पुलिसिंग प्रभावी होगी या फिर डिजिटल ओवर रीच बढ़ेगा, बात ये भी आ जाता है यहाँ पे। तो क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि इसको जो लेकर के इसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए भी अभी जो दुविधा है, देखते हैं जब 20 तारीख के बाद आएगा तो और निकल करके आएगा क्या है इसमें। तो वही है कि नेशनल सिक्योरिटी से लेकर के स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ग्लोबल साउथ का जो नया डिजिटल आर्किटेक्ट जो है वो भारत है, आप जानते हैं मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि अभी 16 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में भारत के अंदर जो है ग्लोबल एआई समिट हो रहा है, और जिसके अंदर बड़े बड़े लगभग 100 देश, 100 से ज्यादा तो सीईओ हैं, और इतने ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के अंदर आ रहे हैं, और लगभग ऐसे लोग, यानी कि एनवीडिया के जो को फाउंडर है वो भारत के अंदर आ रहे हैं, जिनकी अपनी जो कैप, मार्केट कैप है वो लगभग $5 ट्रिलियन है। आप सोचिए कि जब इतने इतने बड़े लोग भारत में आएंगे तो क्या किस तरीका का जो है माहौल बनेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का जो है आर्किटेक्ट जो है वो भारत है, और जो ग्लोबल नॉर्थ है वो तो कितना ज्यादा रिच आप जानते होंगे, और ग्लोबल साउथ जो है वो पिछड़े हुए देश हैं, और उनके अंदर जो है इंटरनेट या एआई का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, उनको जो है भारत आगे बढ़ाएगा। अब यही है, क्या 3 घंटे की जो सीमा है, आवश्यकता कड़वी दवा है, लेकिन बात वही है कि क्या ये डिजिटल तानाशाही जो है इसकी शुरुआत कर सकता है? ये वाजिब प्रश्न है और इसका जवाब आप देना जरूर कमेंट में। क्या वास्तव में ये चिंता हमारी जायज है कि ये डिजिटल तानाशाही का हो सकता है कि सरकार अपनी आलोचकों को जो है वो बाधित करे? ये भी हो सकता है, देखना इसको जब लागू होगा तो उसके बाद और वीडियो लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स अपने विचार व्यक्त करें, अगर वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जरूर कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियोज में उसको जो है शामिल करूंगा। आपने वीडियो तक देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।